नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरों की। जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यों का एक साझा मोर्चा बनाने की कवायद शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी पहल की। बघेल ने 17 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर जीएसटी क्षतिपूर्ति 10 साल तक जारी रखने की मांग उठाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को रायपुर में कहा कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2022 के बाद राज्यों को दी जाने वाली जीएसटी की क्षतिपूर्ति बंद कर दी जाएगी। इससे उत्पादक राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी। केंद्रीय बजट से पहले भी हमने केंद्र से जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने या वैकल्पिक व्यवस्था बनाने का आग्रह किया था, लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्वास जताया कि राज्य उनकी बात से सहमत होंगे और एक साथ इस मुद्दे पर केंद्र से सहमति का साझा अनुरोध करेंगे। जब जीएसटी लागू किया गया और तब उस समय केंद्र की सरकार ने जो उत्पादक राज्य हैं उसे वेट में नुकसान होता और इसलिए 5 साल के लिए उन्होंने क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की थी। छत्तीसगढ़ में लगभग 5,000 करोड़ हर साल जीएसटी क्षतिपूर्ति का मिलता रहा, लेकिन जून में वो बंद हो जाएगा। इस दौर में, इस बीच में जहां कोरोना के कारण से प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुई, केंद्र सरकार ने जीएसटी के अगेंस्ट में लोन लेने के लिए भी कहा। अब चूंकि लोन भी ले रहे हैं, भारत सरकार दे भी नहीं पा रही है, ऐसे समय में जहां विपरीत परिस्थिति में उद्योग और व्यापार संचालित करना कठिन था, फिर भी छत्तीसगढ़ ने पूरी क्षमता के साथ इसको संचालित किया, पूरा संरक्षण दिया। अब चूंकि जून में ये समाप्त हो जाएगा तो उत्पादक राज्यों के अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सभी जो उत्पादक राज्य हैं उसको वहाँ के मुख्यमंत्रियों को मैंने पत्र लिखा है। केंद्रीय बजट आने के पूर्व वित्त मंत्री ने जब बैठक रखी थी तो उसमें भी मैंने प्रमुखता से बात उठाया कि क्योंकि जून में जीएसटी क्षतिपूर्ति भारत सरकार देना बंद कर देगी, ऐसे में उसकी कुछ न कुछ व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए। इसका दूरगामी परिणाम ये होगा कि जो उत्पादक राज्य हैं और उत्पादन से यदि नुकसान होता है तो फिर उन राज्यों में फिर औद्योगिक गतिविधियों पे इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आखिर क्यों उद्योग लगाएंगे यहाँ? क्योंकि हम उत्पादन करेंगे, फ़ायदा दूसरे राज्यों को मिलेगा, तो फिर ऐसे में औद्योगिकरण के खिलाफ वातावरण बनेगा। तो भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए इस मामले में और 10 वर्षों के लिए ये जो क्षतिपूर्ति दे रहे थे उसे बढ़ाया जाना चाहिए। आखिर जीएसटी भारत सरकार को देना था, कानून बना, नहीं दे पा रहे थे। उस समय भी बात हुई कि उन्होंने कहा राज्य सरकार लोन ले ले और पेमेंट की गारंटी राज्य सरकार दे और उसकी पूर्ति हम करेंगे। उस समय भी निर्मला सीतारमण जी से मैंने यही कहा कि भाई हर राज्य अलग अलग बैंकों से बात करेंगे, उसके ब्याज दर अलग अलग होगा, पेमेंट की जो शर्तें हैं वो अलग अलग होगी। ऐसे में भारत सरकार ही लोन लेके हम लोगों को दे दे और जो हमारी जो उसके अगेंस्ट में पैसा भारत सरकार को ही देना है तो फिर पटाने का काम भी वो करे। ये बात उस समय भी मैंने कही थी। अब भारतीय जनता पार्टी से अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रहा है, समझ नहीं आया। उस समय भी जीएसटी लागू किए थे, तब भी हमारे नेताओं ने कहा कि गलत ढंग से लागू किया जा रहा है। अब वो रिजल्ट सामने आ रहे हैं। एक तो जीएसटी कारण से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, रोज़ प्रतिस्पर्धा हो रही पेट्रोल और डीजल में, तो और महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। अब राज्यों को इसका घाटा होगा। तो ये राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय इस समस्या
माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों के लिए सुखद खबर है। सोमवार को इंदौर से जम्मू के लिए विमान शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया। एयरपोर्ट पर भी कार्यक्रम हुआ जिसमें जनप्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वाटर प्लस में नंबर 1 है, शिक्षा का केंद्र है। यह देश का एकमात्र शहर है जहां IIT और IIM है, एजुकेशनल हब के रूप में विकसित है। लोग कहते हैं कि इंदौर मिनी मुंबई है, मगर मैं कहता हूं कि इंदौर मिनी इंडिया है। यही इंदौर का परिचय है। मुझे बताया गया कि मेरे पदभार संभालने से पहले इंदौर से सिर्फ 12 शहरों के लिए कनेक्टिविटी थी, लेकिन अब 23 शहरों से इंदौर सीधा जुड़ चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को पचमढ़ी में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। इसके तहत 240 घंटों का AI पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पशुओं के इलाज के लिए वेटनरी टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की जाएगी और फसलों की बीमारी के संबंध में भी कृषि विज्ञान केंद्र से टेलीफोन द्वारा सलाह देने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद ग्रामीण परिवहन में काफी कठिनाइयां आ रही हैं, जिसके मद्देनजर अगले महीने राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवहन नीति लाई जाएगी। शिवराज ने मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के 2 दिवसीय चिंतन शिविर के अंतिम दिन हुई बैठक के संबंध में पचमढ़ी में मीडिया के प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कई नए विचार भी इस मंथन से निकले हैं। शिवराज सरकार का पूरा फोकस मिशन 2023 पर है। पचमढ़ी में 2 दिन चली चिंतन बैठक में इसकी झलक साफ नजर आई। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी सरकार ने अपनी फ्लैगशिप योजनाओं को ही बड़ा हथियार बनाने पर जोर दिया। करीब 22 घंटे के मंथन में कैबिनेट ने इसी दिशा में रोड मैप बनाया। सरकार कन्या विवाह, तीर्थ दर्शन और लाडली लक्ष्मी जैसी पब्लिक से डायरेक्ट कनेक्शन वाली योजनाओं को रीलॉन्च कर पेश करेगी। इन योजनाओं की अहमियत कितनी है, इसका जवाब सीएम शिवराज सिंह के बयान में भी साफ झलका। उन्होंने कहा कि ये वो योजनाएं हैं जिन्हें सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू किया गया, बाद में अन्य राज्यों ने भी इन योजनाओं को अपने यहाँ लागू किया। इनमें से कन्या विवाह और लाडली लक्ष्मी 2 ऐसी योजनाएं हैं जिसने सीएम शिवराज को मामा के रूप में स्थापित किया। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चिंतन शिविर में कई योजनाओं के विषयों पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि योजनाओं से जनता को किस तरह से लाभ दे सकते हैं, इसके बारे में बातचीत हुई है। लाडली लक्ष्मी योजना का 2nd फेज लाया जाएगा। इसकी राशि भी इस बार बढ़ाई गई है। स्वास्थ्य के मामले में नगरीय क्षेत्र में संजीवनी क्लिनिक शुरू करेंगे। युवाओं के रोजगार के लिए रोड मैप बनाया गया है। PM आवास योजना के तहत समय सीमा में आवास बन सके, यह सुनिश्चित किया गया है। तीर्थ दर्शन योजना की दोबारा शुरुआत होगी। सीएम के नेतृत्व में सभी मंत्री काशी जाएंगे। सुशासन और पारदर्शी प्रशासन पर जोर दिया गया है। बेहतर हो रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है, रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में लगभग हमने 20,000 टेस्ट किए, उसमें 26 पॉजिटिव केस आए हैं। वैक्सीनेशन भी हमारा 12 साल से ऊपर के बच्चों का सुचारू रूप से चल रहा है। अब मध्य प्रदेश में केवल पॉजिटिविटी रेट 0.13% है, रिकवरी रेट बढ़कर लगभग 99% हो गया है। ये एक सुखद बात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा की कि अब वो राशि बढ़कर 55,000 रुपये हो जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में ये सुनिश्चित किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में हम मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक का स्थापना करेंगे। हमने ये सुनिश्चित किया है कि मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को पूरी तरह से समन्वय के साथ चलाते हुए ये सुनिश्चित करेंगे कि संजीवनी क्लिनिक और बाकी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो मरीज हैं उनका हम इलाज सुव्यवस्थित करें। हर स्तर पर हमने नवाचार किए हैं। साइबर तहसील
ये देश का ऐसा नवाचार है जो मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। और राजस्व के मामले में आप देखेंगे कि आमतौर पर राजस्व के जो मामले होते थे, नामांतरण, नपती, बटान, इनको लेकर बहुत दिक्कतें थी। साइबर तहसील एक ऐसा नवाचार है जिससे वो प्रकरण जो अविवादित हैं, जिनमें कोई विवाद नहीं है, उनका ऑनलाइन ही नामांतरण हो जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति रजिस्ट्री कराता है और उसके बाद यदि वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और यदि उसमें कोई विवाद नहीं है तो उसको उसी समय उसका नामांतरण हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति यदि भोपाल में जमीन खरीदता है तो वो बंबई से बैठकर भी नामांतरण करा सकता है। ये साइबर तहसील होगी। आप बिना तथ्य के करेंगे तो संविधान प्रदत्त हर व्यक्ति के पास अधिकार है। यदि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हो, मीडिया का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हो, केवल अपने आप को सुर्खियों में बनाने के लिए सुबह उठे, बिना किसी तथ्य के इल्जाम लगाया और अगले दिन सुबह उठ के अपनी फोटो देखकर प्रसन्न हो गए, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की आदत हो गई है। पर यह बात भी सही है, यदि आप अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो तो किसी व्यक्ति को संविधान प्रदत्त ये अधिकार भी मिला है कि उसके खिलाफ यदि झूठा प्रकरण, झूठा इल्जाम लगाया जाए, झूठा आरोप लगाया जाए तो वो पुलिस में जाके कंप्लेंट करे। तो जो भी हुआ है वो संविधान प्रदत्त हुआ है। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जहां राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिल्म का उपयोग राजनीति में हो रहा है। ये फिल्म मैंने अभी तक नहीं देखी और इसे देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि फिल्म द कश्मीर फाइल्स का उपयोग राजनीति के लिए हो रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है। जबकि कश्मीरी पंडितों को आज तक जस्टिस नहीं मिला। अगर कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर जाना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे, कैसे उनको न्याय मिलेगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। कश्मीर फिल्म मैंने आज तक देखी नहीं, कश्मीर फाइल्स, क्योंकि मुझे देखने की आवश्यकता नहीं। मुझे पता है कि 32 साल पहले कश्मीर में क्या हुआ था और जो फिल्म है वो एक पार्ट उसका दर्शाती है। बट जैसे हर फिल्म में होता है, एक कमर्शलाइजेशन एस्पेक्ट होता है और फिर जिस प्रकार से उस फिल्म का राजनीतिक यूज़ हो रहा है वो कश्मीरी पंडितों के लिए ठीक बात नहीं है। कश्मीरी पंडित जस्टिस के लिए रुका है 32 साल से, उसके साथ जस्टिस नहीं हुई। और जस्टिस होती है जब शासन उस जेनोसाइड और एथनिक क्लिनजिंग की कमीशन बैठाता, इन्वेस्टिगेशन कराता, ट्रायल कराता, लोगों को सज़ा दिलाता। वो नहीं हो पाया। जो उनकी प्रॉपर्टीज़ वो छोड़ के उनको जाना पड़ा, वो प्रॉपर्टीज़ उनको डिस्ट्रेस वे में जो बेची गई, किस तरह से वापस होंगी, और वापस नहीं होंगी तो उनको कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा। अगर वो अपने होमलैंड वापस जाना चाहते हैं उनको सेटल कैसे किया जाएगा, उनको सिक्योर कैसे किया जाएगा। उनके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको लेके भी बहुत चिंता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं। फिल्म तो एक बहुत छोटी बात है। जैसे मैंने पार्लियामेंट में कहा 370 कश्मीर नहीं है, 370 कश्मीर का एक पार्ट था। आप तो 370 को कश्मीर, तो हमको तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करनी है, हमको लद्दाख की बात करनी है, वहाँ के लोगों की बात करनी है। और मैं इसी मारे 1 अप्रैल को प्राइवेट मेंबर्स बिल ला रहा हूँ, कश्मीरी पंडित रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट बिल 2022। ये बिल पहली बार 32 साल में पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर लेके आ रहा है। 32 साल में किसी ने कश्मीरी पंडितों के लिए बिल लाने की नहीं सोची कि उनको जो अधिकार हैं वो कानूनन उनको दिलाया जाए कि तुम अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो, तुम सुरक्षित वापस जा सकते हो, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और ये बिल पहले 17 तारीख को आने वाला था, नोटिफाई हुआ था, मगर उस दिन होली की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई पार्लियामेंट में। अब री नोटिफाइड है 1 अप्रैल के लिए। तो उस दिन मैं ये प्रस्तुत करूँगा। और मैंने अपनी स्पीच में जब कश्मीर पे मैं बोल रहा था 4 दिन पहले, मैंने पूरे हाउस से आग्रह किया था कि एक मतेन इस बिल को आप लोग समर्थन देना फॉर कंसिडरेशन, जिससे आगे ये कानून बनने की राह के लिए डिस्कशन में जाएगा। और मुझे ये बताते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ।
और शायद पूरे पार्लियामेंट में इकलौता। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर मध्य प्रदेश में कभी सरकारी अधिकारी तो कभी मिनिस्टर कोई ना कोई बयान दे रहा है। इसी फेरिस्त में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को एक बड़ा बयान दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया कर्मी के पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मध्य प्रदेश में रह रहे कश्मीरी पंडित भाई बहन अगर वापस कश्मीर जाना चाहते हैं तो गृह विभाग को सूचित करें। सरकार उनकी वापसी सुनिश्चित कराने के साथ साथ भेजने की व्यवस्था भी करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म नहीं देखने की बात कहने वाले कांग्रेस सांसद विवेक तनखा जी से निवेदन है कि वो मध्य प्रदेश में रह रहे उन कश्मीरी पंडितों की सूची उपलब्ध करा दें जो वापस जाना चाहते हैं। सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है? यहाँ जो लोग मैं सभी कश्मीरी भाइयों से निवेदन करूंगा जो मध्य प्रदेश में हैं, अगर वो वापस जाना चाहें तो हमें इत्तला करें। हम उनको वहां पर वापसी सुनिश्चित कराएंगे और भेजने की व्यवस्था भी करें। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को अदालत से सजा मिलने के बाद उनके द्वारा उन्हें झूठा फंसाए जाने के आरोपों पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें अविश्वसनीय व्यक्ति बताया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह कब क्या कह दें कोई भरोसा नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लोकतंत्र की इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि मध्य प्रदेश का बंटाधार करने वाले दिग्विजय सिंह जी बिजली समस्या पर जनता की राय मांग रहे हैं। फर्क इतना ही है कि दिग्विजय सरकार के समय बिजली कभी कभी ही आती थी और भाजपा सरकार के समय बिजली कभी कभी ही जाती है। वहीं सागर में हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने के मामले पर भी मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी और साथ ही मुख्यमंत्री के ओएसडी पर कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों का भी उन्होंने जवाब दिया। देखिए, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की दूरियां भी उस ट्वीट से दिखाई देती हैं। दोनों को आप देख लो। दिग्विजय सिंह का बयान है कि हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हमको झूठा फंसाया गया है, बाद में मेरा नाम जोड़ा गया है। आपका नाम अगर बाद में जोड़ा गया था तो ये 10-15 साल पुराना केस है। न्यायालय में क्यों नहीं कहा आपने? न्यायालय में नहीं कह पाए तो मीडिया से क्यों नहीं कहा? अब सजा हो गई है तो भाजपा और संघ का नाम ले रहे हो। पूरी दुनिया ने डंडा लेके दौड़ते हुए देखा था आपको। अब सजा हो गई है, खुद पे बीती तो खुदा याद आया। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि जब सजा हो जाए तो न्यायपालिका पर आपको भरोसा नहीं रहता। चुनाव हार जाओ तो ईवीएम पे भरोसा, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं रहता। वैक्सीन आ जाए तो वैक्सीन पे भरोसा नहीं, सेना तो सेना पे भरोसा नहीं। ये बहुत अविश्वसनीय व्यक्ति है और ऐसे अविश्वसनीय व्यक्ति कब क्या कह दें कोई भरोसा नहीं। अब देखो, आप दिग्विजय सिंह जी बिजली की बात कर रहे हैं। अब डेमोक्रेसी की ये विडंबना है। राजनीति की इससे बढ़िया विडंबना क्या होगी कि दिग्विजय सिंह जी बिजली पे ले रहे हैं, जिसके समय में बिजली कभी कभी आती थी। ये हमारा समय, अब बिजली कभी कभी जाती है। ये 2 कालखंड है, उसमें वो बिजली की ऊपर लोगों से राय मांग रहे हैं। इस प्रदेश का बंटाधार करने वाले व्यक्ति, अब जनता का विश्वास नहीं रहा दिग्विजय सिंह जी पर और इसलिए वो अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कूट रचित स्क्रीनशॉट मोबाइल पर उसके स्क्रीन के शॉट दिखाकर सीधे मुख्यमंत्री के ओएसडी को कीचड़ उछालने का जो षड्यंत्र किया गया है, उस पर एफआईआर हुई है। जनजाति वर्ग से एक योग्य और ईमानदार अधिकारी जो सर्वविदित रहे हैं, उन पर आरोप लगाया है। उस पर कानूनी कार्रवाई की गई है और आगे भी उसी कानूनी कार्रवाई के तहत आगे बढ़ा जाएगा। वो सर डिमांड कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पेपर लीक। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई कागज दिए ही नहीं है। टीवी और ट्विटर पे ही करते हैं वो जो करते हैं। व्यापम को लेकर कुछ छात्र भी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी, वो लोग भी सवाल कर रहे हैं कि इस मामले की जांच की जाए, क्योंकि व्यापम इससे पहले भी सवालों के घेरे में रहा है। भाई, कोई जांच के लिए आवेदन आएगा तो क्यों नहीं करेंगे?
जब जब किए, हमारी सरकार नहीं किया है और इनने हमेशा से ही कीचड़ उछाली है। और एक भी बात कभी सत्य नहीं निकली है। 5-5 वकील आए थे दिल्ली से, यहाँ पे STF में भी गए थे, न्यायालय में भी गए थे, न्यायालय के संज्ञान में पूरी कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन हर जगह इन्होंने मुंह की खाई है। सागर में एक यूनिवर्सिटी में एक नमाज पढ़ने का मामला आया है, उसमें सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? वाइस चांसलर सागर ने उस पर एक समिति का गठन किया है। उस समिति की रिपोर्ट जैसे ही आती है, अगली कार्रवाई के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में विशेष गृह जेल से 7 कैदियों के भागने का मामला सामने आया है। बाल कैदियों ने चौकीदार और गार्ड की पिटाई की और फिर नुकीले हथियार से चैनल गेट के ताले तोड़कर फरार हो गए। सूचना पर स्थानीय पुलिस और विशेष बाल गृह अधिकारी मौके पर पहुंचे। यह कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी कई कैदी चकमा देकर फरार हो चुके हैं। पुलिस अबोध बाल कैदियों की तलाश में जुटी हुई है। हीरानगर थाना क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स में मौजूद विशेष गृह इकाई शाखा से रविवार रात 7 बाल कैदी चौकीदार और गार्ड की पिटाई करके फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रात में उन्होंने कमरे में पानी नहीं होने का बहाना किया था। इसके बाद उन्होंने चौकीदार को धक्का दिया। साथियों समेत 7 कैदी फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में अधीक्षक की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मामले में सभी की तलाश की जा रही है। सत्ताईस तारीख रात को 9 साढ़े 9 के बीच चौकीदार और गार्ड पर हमला किया, उनको मारपीट किया, उनसे चाबी छीना, उनका मोबाइल भी ले लिया और वो ताला खोल के निकल गए। कितने बड़े ये 18 से ऊपर के 18 से ऊपर के हैं? जी सर। और किस तरह के अपराध थे इनके ऊपर? हीनियस ऑफेंस 376, 302, 307। कब से बंद थे? 6 महीने, 7 महीने, 8 ऐसा। चोट भी आई है किसी को या कोई धारदार हथियार से ऐसा हमला किया? नहीं, वो तो लात मुक्का, ईंट पत्थर इस टाइप से। कितने बजे की घटना है? 9 साढ़े 9 बजे। तो इसके बाद फिर आपने कहा FIR रिपोर्ट कर दिया। FIR छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पूनिया भी अपना मोर्चा लगाने आ रहे हैं। पूनिया 2 दिन रहकर चुनाव अभियान की समीक्षा करेंगे। खैरागढ़ में 12 अप्रैल को मतदान होना है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पूनिया 30 मार्च को दोपहर 12:50 पर लखनऊ से रायपुर पहुंचेंगे और सर्किट हाउस जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे राजीव भवन रायपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी जनों के साथ कांग्रेस सदस्यता अभियान और महंगाई मुक्त भारत अभियान की तैयारी की समीक्षा करेंगे। उसी दिन शाम 4 बजे रायपुर से खैरागढ़ पहुंचेंगे और उसी शाम 7 बजे वे खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव प्रचार प्रसार की समीक्षा करेंगे। यह बैठक जमीनी प्रचार पर केंद्रित होगी। इस बैठक में खैरागढ़ के प्रमुख रणनीतिकार और पदाधिकारी शामिल होंगे। 31 मार्च की सुबह 9 बजे से वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ उपचुनाव पर एक और चर्चा होनी है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान की जान 1100 रुपए से भी सस्ती हो सकती है? अगर नहीं तो इसका जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश के रीवा में देखने को मिला। रीवा के जनहे थाना अंतर्गत पैसे के लेन देन में सरिया मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतक शख्स अपने ससुराल ग्राम पटेहरा पूर्वा थाना जनेहे में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। इसी बीच वहीं के 2 युवकों से मृतक का पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हो गया। इस विवाद को लेकर कल देर रात मृतक और आरोपी का आपस में विवाद ज्यादा बढ़ गया और स्थिति काफी गंभीर हो गई। हालात यहां तक हो गए कि आरोपियों ने सरिया से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल रात्रि में करीब 10 बजे के आसपास एक धर्मेंद्र पिता छोटेलाल कोल उम्र 35 वर्ष करीब, ये अपने घर पे था। उसी समय कमल सिंह और सुमित ये 2 लोग पहुंचे उसको और कमल सिंह के द्वारा उसको डंडे मारा गया सिर में। तो डंडे मारे गए जिसके कारण से उसको चोट लगी और उसकी मौत हो गई। बाद में जानकारी लगी कि कारण क्या था विवाद का, तो पता लगा कि ये जो धर्मेंद्र है कोल, ये कमल सिंह के यहाँ खदान पे काम करता था, मजदूरी करता था और कमल सिंह ने इसको करीब 1100 रुपये दिए होंगे काम कराने के लिए। तो काम किया उसने। इसके बाद कमल सिंह का कहना था कि मैंने तुझको 1100 रुपये दिए, तूने काम नहीं किया। और धर्मेंद्र का कहना था तुमने जितने पैसे दिए थे मैंने उतना काम कर दिया। इसी बात का विवाद था। इसी बात को लेके वो
उसके घर पहुंच गया और उसको डंडे से मार दिया, इससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के द्वारा तत्परता से प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है 302 का और आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। एसपी साहब भी हमारे मौके पे गए थे, कल हमारे एसडीपी साहब भी मौके पे गए, आज सुबह भी गए थे और लगातार इसमें आरोपियों की पकड़ धकड़ का प्रयास किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।